नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में बात करते हैं ट्रांजिस्टर के सभी प्रकार की बायसिंग के रिवीजन की, जिसमें हम जानेंगे कि फिक्स बायसिंग सरल और इकोनॉमिक बायसिंग है लेकिन सबसे बेहतरीन नहीं है। जो एमिटर बायस है और कलेक्टर फीडबैक बायस है उसमें नेगेटिव फीडबैक से स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है और वोल्टेज डिवाइडर बायस सबसे बेहतरीन बायस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इनपुट एसी सिग्नल्स के पावर लेवल को एम्पलीफाई कर देता है और इस कार्य के लिए वो डीसी बायस वोल्टेज सोर्सेज की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एक एम्पलीफायर सर्किट के सही ऑपरेशन के लिए हम डीसी वोल्टेज सोर्स के सही मान और पोलैरिटी का सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस के साथ संयोजन करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इनपुट सिग्नल लगाने के बाद भी सभी स्थितियों में हमेशा एक्टिव रीजन में कार्य करे। इससे तो बिना एसी सिग्नल के जो जीरो सिग्नल की ऑपरेटिंग कंडीशंस है ट्रांजिस्टर की, उसको सेलेक्ट करना ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहलाता है। एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में बायसिंग से हम बिना डिस्टोर्शन के फेथफुल इनपुट सिग्नल का आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल में चेंज करते हैं। वहीं पावर एम्पलीफायर में हमें एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में लॉसेज और पावर डेसिपेशन कम हो और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन हो, उसे ध्यान रखना होता है। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट के निर्धारण में महत्वपूर्ण है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर सर्किट है उसमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर के बीटा के मान बदलने से, जो ट्रांजिस्टर के बदलने से या टेम्परेचर चेंज होने से हो सकता है, हमारे ऑपरेशन को एक्टिव रीजन से बाहर ना ले जाए और ताप बढ़ने की स्थितियों में स्वयं ताप बढ़ाने की गतिविधियां करके थर्मल रन अवे द्वारा ट्रांजिस्टर खुद को नष्ट ना करे, इस सुरक्षा को भी हमें बायसिंग परिपथ में सुनिश्चित करना होता है। इस हेतु हम जो प्रचलित बायसिंग परिपथ यूज करते हैं वो इस प्रकार है। कंपोनेंट की संख्या और डिजाइन और एनालिसिस के दृष्टि से सबसे सरल बायसिंग को हम फिक्स बायस कहते हैं। एक बायस बैटरी केवल दो रेजिस्टेंस की मदद से ट्रांजिस्टर के एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करके और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करके ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को एक्टिव मोड में सुनिश्चित कर सकती है। किसी दिए गए सिग्नल के लिए बायस वोल्टेज का मान बेस प्रतिरोध में लगे हुए इस बायस रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आरसी के मान की गणना करना बहुत सरल है, लेकिन बेस परिपथ में बहने वाली जो इनपुट बेस करंट है वो फिक्स रहती है, इसीलिए इसे फिक्स बायस कहते हैं। और ताप बढ़ने से या ट्रांजिस्टर के बीटा बदलने से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल नहीं रहता और थर्मल रन अवे से ट्रांजिस्टर का परिपथ डैमेज भी हो सकता है, इसलिए फिक्स बायस का हम अधिक उपयोग नहीं करते। अगर फिक्स बायस के परिपथ में बायस बैटरी और बेस और लोड कलेक्टर साइड में लगे हुए रेजिस्टेंस के साथ एक एमीटर साइड में भी अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो इस एमीटर सर्किट में धारा प्रवाह के दौरान एक फीडबैक इनपुट में ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने और ट्रांजिस्टर को थर्मल रन अवे से बचाने का काम करता है। एमीटर बायस से ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, थर्मल रनअवे से हम सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारे आउटपुट को जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में हम पाते हैं उसे घटा देता है। एक ज्यादा बेहतर बायसिंग कलेक्टर फीडबैक बायस है जिसमें ये बेस का जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन है वो सीधे बायस बैटरी से न होके और इस लोड रेजिस्टेंस के बाद कलेक्टर के ट्रांजिस्टर टर्मिनल से किया जाता है। इससे हमें बेस के परिपथ में प्राप्त वोल्टेज का मान कलेक्टर में धारा प्रवाहित होने की स्थिति में कम हो जाता है और ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने में भी मदद मिलती है। और इसमें हमें जिस तरह से एमीटर रेजिस्टेंस के फीडबैक से वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कम होता था वैसी शिकायतें भी नहीं होती। तो ये डेफिनेटली फिक्स बायस और एमीटर बायस से ज्यादा बेहतर बायस परिपथ है। लेकिन सबसे बेहतरीन बायस परिपथ वोल्टेज डिवाइडर परिपथ, जिसमें ये बायस बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिवाइडर बेस पे फिक्स वोल्टेज स्टेब्लिश कर सकता है अगर हम इस आरई रेजिस्टेंस का मान पर्याप्त ले लें। और ऐसी स्थिति में इस आरई प्रतिरोध में या हमारे आउटपुट सर्किट में बहने वाली कलेक्टर करंट के मान निश्चित रहते हैं और हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कलेक्टर सर्किट में करंट और कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज बदलती नहीं है। चाहे कोई सी भी बायसिंग हो, सभी बायसिंग की कार्य प्रणाली समान है। सभी में एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस स्थिति में 0.7 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रखता है और इस वोल्टेज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। जब हम
हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करता है तो कलेक्टर की धारा बेस धारा की बीटा टाइम्स होती है, जहां बीटा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का करंट गेन है। एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है और वो बेस करंट की 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गई है। बेस करंट क्योंकि कलेक्टर करंट की तुलना में कम है तो हम कह सकते हैं कि एमीटर करंट लगभग कलेक्टर करंट के बराबर है। आज जब हम इस वीडियो में सभी बायसिंग को तेजी से रिवाइज करेंगे तो जानेंगे सभी बायस कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले इनपुट के सर्किट में बेस करंट कैलकुलेट करनी होती है और बेस करंट की गणना से हम ये जो रिलेशन है आउटपुट की कलेक्टर करंट और इनपुट की बेस करंट का बीटा के साथ उसका इस्तेमाल करके हम कलेक्टर में करंट निकाल लेते हैं और आउटपुट लूप में कलेक्टर करंट की जानकारी से हमें कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज भी पता लग जाती है। सभी बायस में गणना और डिजाइन की कैलकुलेशंस करने के तरीके लगभग समान है और जो सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें एक या दो टर्म इधर उधर जुड़ जाती है या हट जाती है, अन्यथा सभी परिपथ एक समान समझे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सरल फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें इस बायस बैटरी को एक बेस रेजिस्टेंस और एक कलेक्टर में लोड रेजिस्टेंस के साथ ट्रांजिस्टर से जोड़ा गया है। इनपुट एसी सिग्नल को कैपेसिटर कपलिंग से यहाँ बेस और एमीटर के बीच में लगाया जाता है और आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल यहाँ कलेक्टर और एमीटर के बीच में कैपेसिटर कपलिंग से हमें प्राप्त हो सकता है। बायस एनालिसिस में जीरो सिग्नल कंडीशंस में डीसी स्थितियों में हम कैपेसिटर को ओपन मान सकते हैं और विश्लेषण की सहजता के लिए बायस बैटरी को दो भागों में विभाजित करके इनपुट लूप को अलग एनालाइज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है, और आउटपुट लूप को अलग एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैजेंटा फ्रेम में दिख रहा है। इनपुट लूप में अगर किरचॉफ का विभव नियम प्रयोग करें तो ये घड़ी की दिशा में चलते समय बायस बैटरी की वोल्टेज राइज इस बेस रेजिस्टेंस में बेस धारा के प्रवाह से हुई वोल्टेज ड्रॉप और बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस करने वाली यहाँ प्लस से माइनस जाते हुए वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। और इस किरचॉफ के विभव समीकरण में हम कह सकते हैं कि इस बेस परिपथ में लगे हुए रेजिस्टेंस में जो नेट वोल्टेज है वो बायस वोल्टेज में बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज का अंतर है और ये ओम्स के नियम के अनुसार बेस प्रतिरोध की बेस धारा हमें ज्ञात हो गई है। बायस वोल्टेज और बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज स्थिर रहने के कारण अगर एक बार हम बेस रेजिस्टेंस फिक्स कर देते हैं तो बेस परिपथ की धारा फिक्स रहती है, इसीलिए इसे फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और बहुत आसानी से हम ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन के लिए कितनी बेस धारा चाहिए उसी अनुसार आरबी की गणना करके बाइसिंग कर सकते हैं। तो बाइसिंग बहुत सरल है डिजाइन करने के लिहाज से। एक्टिव मोड में जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है तो कलेक्टर धारा बेस धारा की बीटा टाइम्स होती है और इस धारा में आउटपुट सर्किट में लगे हुए इस रेजिस्टेंस और कलेक्टर और एमीटर के बीच में आने वाली वोल्टेज का कोई असर नहीं है। तो एक बार अगर बेस रेजिस्टेंस ने बेस धारा तय कर ली है तो उसके आधार पर हमारे कलेक्टर परिपथ की धारा तय हो जाती है और अगर हम आउटपुट लूप में किरचॉफ का विभव नियम लगाएं तो हम पाते हैं कि यहाँ अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये VCC जो वोल्टेज राइज हो रही है वो RC में करंट IC फ्लो होने से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और यहाँ जो आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज आ रही है प्लस से माइनस जाते हुए ड्रॉप, तो टोटल राइज टोटल ड्रॉप के बराबर। इस गणना से हमें आउटपुट में कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज बन रही है VCC माइनस IC उसकी गणना हो जाएगी। तो हम बहुत आसानी से ऑपरेटिंग पॉइंट IC और VCE का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन हम कभी पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे फिक्स बायस सर्किट में अगर ट्रांजिस्टर बदला है या टेम्परेचर इंक्रीज होने से बीटा इंक्रीज हो गया है तो जो कलेक्टर करंट बढ़ता है वो हमारे ट्रांजिस्टर में पावर डेसिपेशन बढ़ाकर ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर राइज होने से बीटा इंक्रीज हो जाती है। तो फिक्स IB की कंडीशन पे कलेक्टर करंट बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज कम हो जाती है और हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी स्थितियां बदल लेता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। ताप बढ़ने से कलेक्टर करंट के बढ़ने से बीटा बढ़ने से दोबारा कलेक्टर करंट बढ़ना और फिर टेम्परेचर बढ़ने से बीटा बढ़ना एक ऐसी साइकिल बना सकता है कि ट्रांजिस्टर स्वयं के ताप को बढ़ाकर स्वयं को नष्ट कर सकता है, जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं। फिक्स बायस सर्किट में क्योंकि बेस धारा नियत रहती है, थर्मल रनअवे से बचाव का कोई साधन नहीं है, इसलिए इन परिपथों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। एक ट्रांजिस्टर के फिक्स बायस जैसे स्वरूप में एमीटर परिपथ में अलग से एक रेजिस्टेंस लगाकर एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता
जाता है। एमीटर का धारा प्रवाह के दौरान जो वोल्टेज ड्रॉप से नेगेटिव फीडबैक आता है वो हमारे ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और उसे थर्मल रनअवे से सुरक्षित रख देता है। इसका एनालिसिस आसान है। डीसी एनालिसिस के लिए कपलिंग कैपेसिटर को ओपन मानकर और बायस बैटरी को दो भागों में बांट लेते हैं और इनपुट लूप का अगर अध्ययन करें तो ये जो बायस बैटरी है VCC वो बेस प्रतिरोध में बेस धारा से वोल्टेज ड्रॉप, बेस और एमीटर की फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज ड्रॉप और इस RE रेजिस्टेंस में जो एमीटर धारा बह रही है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके योग के बराबर है। ये किरचॉफ का विभव समीकरण में हम एमीटर धारा की जगह 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस धारा लिख सकते हैं और अगर हम इसे बेस धारा के लिए सरल करें तो हम कह सकते हैं कि एक तुल्य परिपथ है इनपुट लूप का जिसमें प्रभावी रूप से बेस रेजिस्टेंस के अलावा एमीटर रेजिस्टेंस 1 प्लस बीटा टाइम होकर आ गया है और दो वोल्टेज एक दूसरे के विरोधी स्वरूप में यहाँ कार्यरत है और परिपथ में धारा बायस बैटरी और बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज के अंतर के बराबर वोल्टेज का इस रेजिस्टेंस पर ओम के नियमानुसार कैलकुलेशन करने से आ जाएगी। और स्पष्ट है कि RE प्रतिरोध इनपुट बेस सर्किट में 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर प्रभावकारी हो रहा है तो वो बेस धारा को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित करके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल बनाने में मदद करेगा। एक्टिव मोड में हमारी कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स IB है। अगर बीटा बढ़ता है और कलेक्टर करंट बढ़ना चाहेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि हमारे बीटा बढ़ने से इस RE प्रतिरोध का असर यहाँ IB को घटा देगा और कलेक्टर धारा को स्टेबल रखने का काम करेगा। आउटपुट लूप फिक्स बायस की भांति ही है। ये बायस वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस में कलेक्टर करंट की वोल्टेज ड्रॉप, कलेक्टर एमीटर जंक्शन की वोल्टेज और ये एक्स्ट्रा RE रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप आई है जो हमारे इनपुट लूप में नेगेटिव फीडबैक जनरेट कर रही थी उसके योग के बराबर हो गई है। सरल करने पर हमें आउटपुट कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बायस बैटरी में इन दोनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप से के योग से आ जाएगा। और आप देखिए अगर हम RE प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप का असर स्टेबिलिटी पाने के लिए जहां इनपुट लूप में नेगेटिव फीडबैक के रूप में ले रहे थे वो हमारे इफेक्टिव आउटपुट को घटाकर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर को घटा रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसलिए हम एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन परिपथ को काफी इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिजाइन और एनालिसिस आसान है। सबसे बेहतरीन और प्रचलित बायस कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसकी डिजाइन कैलकुलेशन किसी भी दूसरी बायस से थोड़ी जटिल है। यहाँ दो रेजिस्टेंस का एक पोटेंशियल डिवाइडर बायस बैटरी के साथ जब लगाया जाता है तो R2 के सिरों पर जो विभवांतर पैदा होता है वो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने का काम करता है और ये बायस बैटरी कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखती है। इस जटिल से परिपथ के विश्लेषण के लिए ये जो ग्रीन हाईलाइट में आया हुआ इनपुट सेक्शन है इसका एक थेवेनिन तुल्य परिपथ बना लिया जाता है जिसमें हम इस बायस बैटरी के साथ ये जो दो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिवाइडर बना है उसे ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल और ये जो हमारा एमीटर रेजिस्टेंस के बाद अर्थ किया हुआ टर्मिनल है इसके बीच में इसे एक वोल्टेज सोर्स V थेवेनिन और एक इंटरनल रेजिस्टेंस R थेवेनिन के रूप में बदल लेते हैं, जहां V थेवेनिन पोर्ट की ओपन स्थिति में R2 के अक्रॉस इस पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत से IV वोल्टेज हो गई है और जब हम इसको निष्क्रिय बनाते हुए शॉर्ट करते हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट फॉर्म में यहाँ एक R थेवेनिन रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो हम पाते हैं कि जो फिक्स बायस में या एमीटर बायस में VCC बैटरी थी उसकी जगह यहाँ एक V थेवेनिन वोल्टेज आ गई है और वहां बेस रेजिस्टेंस जिस तरह का काम कर रहा था वैसा ये R थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया है। जो खूबसूरत बात है वो ये है कि V थेवेनिन का मान VCC की तुलना में काफी कम है, तो हमें बेस धारा को नियंत्रित करने के लिए इस R थेवेनिन रेजिस्टेंस का मान ज्यादा बड़ा लेना नहीं होगा और जब R थेवेनिन का मान छोटा होता है तो हम लोग जब अगली वीडियो में स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और अगली ही स्लाइड में वीडियो के जब हम इस वोल्टेज डिवाइडर का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो आउटपुट में कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर के बीटा चेंज करने से प्रभावित नहीं होती है। इस पोटेंशियल डिवाइडर के थेवेनिन इक्विवेलेंट रूप के साथ अगर अपन इनपुट लूप को जिसमें एक एमीटर का रेजिस्टेंस नेगेटिव फीडबैक बनाता है अगर किरचॉफ का विभव नियम लगाएं तो जो थेवेनिन वोल्टेज
आई है सोर्स की, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस में बेस धारा की वोल्टेज ड्रॉप, बेस एमीटर जंक्शन की फॉरवर्ड बायस में लगभग 0.7 वोल्ट की यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, और आरई रेजिस्टेंस में एमीटर करंट की फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उनके योग के बराबर होगी। हम एमीटर धारा की जगह 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस धारा लिखे और इसका अगर एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि ये एमीटर बायस जैसा ही सूत्र आ गया है, बस यहाँ VCC की जगह V थेवेनिन और बेस रेजिस्टेंस की जगह R थेवेनिन आ गया है और ये बेस धारा आ गई है। एक्टिव मोड में कलेक्टर धारा बेस धारा की बीटा टाइम्स होती है, बीटा ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, और इस कलेक्टर करंट पे कलेक्टर सर्किट के रेजिस्टेंस जो आउटपुट लूप में है या कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस रेजिस्टेंस की मदद से हम आउटपुट की वोल्टेज को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम आउटपुट लूप में किरचॉफ का विभव नियम लगाएं या घड़ी की विपरीत चल के, तो ये VCC जो वोल्टेज राइज वो कलेक्टर रेजिस्टेंस में IC धारा से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो प्लस से माइनस जाते हुए वोल्टेज ड्रॉप हुई है, और एमीटर रेजिस्टेंस में भी एमीटर धारा की जो वोल्टेज ड्रॉप हुई उनके योग के बराबर होगी। सरल करने पे हमें आउटपुट कलेक्टर एमीटर के बीच की वोल्टेज आ गई बायस वोल्टेज माइनस इन दोनों रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से विभव पार, I को हम IC के बराबर मान लेते हैं और ये हमारा एक सरल सा आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन आ गया। डिजाइन कैलकुलेशन अगर V थेवेनिन और R थेवेनिन ज्ञात हो गए तब तो आसान लगती है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ सर्किट में V थेवेनिन और R थेवेनिन फिजिकली नहीं लगाने हैं, हमें R1 और R2 का पोटेंशियल डिवाइडर लगाना है, इसलिए थोड़ी घटना जटिल हो जाती है। इसी वोल्टेज डिवाइडर का जो अप्रोक्सीमेट मेथड से एनालिसिस है वो ज्यादा सरल है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए हम मान सकते हैं कि जो वोल्टेज डिवाइडर बायस का दो रेजिस्टेंस का बायस बैटरी के साथ बनाया गया पोटेंशियल डिवाइडर है, जिसका एक टर्मिनल बेस से जुड़ रहा है और हमारे एमीटर रेजिस्टेंस का जो ग्राउंडेड एंड है उसके बीच में ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक इक्विवेलेंट इंपीडेंस Ri रखता है, और इस Ri का मान मूलतः Re का 1 प्लस बीटा टाइम्स द्वारा निर्धारित होता है। अगर हमने Re का मान ऐसा लिया है कि बीटा Re R2 से 10 गुने से भी ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में इस I2 धारा की तुलना में IB धारा बहुत कम नेग्लेक्ट की जा सकती है, और I1 धारा और I2 धारा को अगर बराबर मान लिया जाए और इस सर्किट की एक ओपन कंडीशन मान ली जाए तो हम मान सकते हैं कि इस B पॉइंट की जो ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट है उसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर प्रिंसिपल से ये वोल्टेज आ जाएगी। VCC में दोनों रेजिस्टेंस के योग से यहाँ धारा आ गई है और R2 प्रतिरोध का जो विभव है वही बेस पॉइंट का विभव हो गया है। इस बेस पॉइंट के विभव में अगर हम बेस एमीटर की वोल्टेज ड्रॉप को घटा देते हैं तो हमें एमीटर पॉइंट की वोल्टेज आ जाएगी, और एमीटर पॉइंट की वोल्टेज से हम एमीटर रेजिस्टेंस में करंट का पता कर लेंगे। क्योंकि हमारी बायस वोल्टेज और ये पोटेंशियल डिवाइडर के रेजिस्टेंस फिक्स है, तो बेस पॉइंट की वोल्टेज, बेस एमीटर, फॉरवर्ड बायस जंक्शन की वोल्टेज दोनों फिक्स होने के कारण एक फिक्स एमीटर रेजिस्टेंस में एक फिक्स करंट फ्लो करेगा, चाहे हमारे ट्रांजिस्टर की बीटा बदले या ऑपरेटिंग टेम्परेचर बदले, और कलेक्टर करंट एमीटर करंट के लगभग बराबर है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर बदलने से या ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर बदलने से भी ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थितियां नहीं बदलेगी। जो आउटपुट कलेक्टर लूप है उसमें कलेक्टर और एमीटर के बीच की आउटपुट वोल्टेज निकालने का तरीका दूसरी पुरानी बायसिंग जैसा ही है, और इन दोनों रेजिस्टेंस में हुई वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम बायस वोल्टेज से घटा देते हैं तो हमें कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। एक कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही है, बस एक ही फर्क है कि हमारा ये जो बेस सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस है वो सीधा VCC से न जुड़ के लोड रेजिस्टेंस RC में करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उस ड्रॉप के बाद जो कम वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो बेस को प्राप्त हो रही है। जैसे हमारे पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में हमें बेस को प्रभावी वोल्टेज डिवाइडर से कम मिल रही थी, वैसे यहाँ भी इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप से हमारे बेस टर्मिनल की वोल्टेज जो RB के थ्रू बेस सर्किट में करंट फ्लो करेगी उसका मान कम हो गया है। हम सरलता के लिए इनपुट लूप को अगर समझें तो हमारी जो बायस वोल्टेज है वो यहाँ इस RC रेजिस्टेंस में जो धारा है वो कलेक्टर करंट नहीं है, यहाँ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर धारा है, यहाँ बेस सर्किट की धारा IB प्रभावित हो रही है, और इस जंक्शन पे इन दोनों का योग ये जो IC डैश मैंने लिखी है वो वास्तव में एमीटर धारा है। तो एमीटर धारा से इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप, बेस धारा से इस बेस रेजिस्टेंस में ड्रॉप, और फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस जंक्शन की वोल्टेज ड्रॉप, और इस
एमीटर रेजिस्टेंस में ड्रॉप, इन सब को अगर सारी ड्रॉप को जोड़ दें तो ये बायस वोल्टेज की राइज के बराबर है। ये हमारा किरचॉफ का विभव समीकरण हो गया। हम एमीटर धारा को 1 प्लस बीटा टाइम्स बेस धारा लिख सकते हैं। बेस धारा को कॉमन ले लें तो हम बेस धारा को ज्ञात कर सकते हैं कि वो बायस बैटरी में बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज ड्रॉप घटाने पर एक बड़े से रेजिस्टेंस का भाग देने से बेस धारा आएगी। और आप पा सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास एमीटर बायस में सिर्फ आरई था, यहाँ कलेक्टर फीडबैक से यहाँ आरसी और आरई दो रेजिस्टेंस आ गए हैं। बाकी एक्सप्रेशन आप देखिएगा कि किसी भी दूसरी बायसिंग जैसा है। अगर ये फिक्स बायस होती तो आप देखते कि उसमें ये दोनों आरसी और आरई के असर नहीं होते और सिर्फ ये आरबी जब धारा को नियंत्रित करती, ट्रांजिस्टर का बीटा बदले या टेम्परेचर बदले, बेस में बहने वाली धारा परिवर्तित नहीं होती और हमारे ट्रांजिस्टर का ऐसी स्थितियों में ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल हो जाता है और थर्मल रनअवे की समस्याएं हो जाती है। अगर यही एमिटर बायस सर्किट होता तो उसमें इस आरसी का योगदान नहीं होता और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये हमारे एमिटर बायस सर्किट में बेस करंट का एक्सप्रेशन होता। और अगर ट्रांजिस्टर का बीटा बढ़ने से सेम बेस करंट पे कलेक्टर करंट बढ़ने वाला था तो आप देखिए कि आरई के साथ ये जो बीटा का मल्टीप्लिकेशन है वो बेस धारा को नियंत्रित करके कलेक्टर करंट को बढ़ने नहीं देता और हमें ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने में, थर्मल रन अवे से बचने में मदद मिलती है। और अगर हमारा सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर बायस होता, यहाँ वीसीसी की जगह वी थेवेनिन आ जाता और यहाँ आरबी की जगह आर थेवेनिन आ जाता। क्योंकि वी थेवेनिन का मान कम है तो हमें आर थेवेनिन का मान भी कम लेकर धारा का निर्धारित मान प्राप्त हो सकता था। आर थेवेनिन का मान कम होने के कारण हम पाएंगे कि हमारी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये हमारी बेस धारा का एक्सप्रेशन हो गया कलेक्टर फीडबैक बायस में। और अगर हम आरसी का मान अधिक लेते हैं, बड़ा, आरई उतना बड़ा नहीं लेते, तो हमें फीडबैक तो उतना ही आ जाएगा बेस धारा के नियंत्रण में और हमारी आरई से जो आउटपुट में डिक्रीज हो रही थी और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में कमी आ रही थी वो कमियां भी नहीं आएगी। तो आप पाएंगे कि कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है और इसका आउटपुट लूप तो बहुत ही आसान है। एक कलेक्टर फीडबैक बायस का आउटपुट लूप किसी भी दूसरी बायस की जैसा है। किरचॉफ के विभव नियम अनुसार बायस बैटरी वीसीसी आरसी रेजिस्टेंस में हम सीख चुके हैं कि आरसी रेजिस्टेंस में धारा, यहाँ कलेक्टर धारा और यहाँ बेस धारा का योग जो कि एमीटर धारा है, तो एमीटर धारा से आरसी में वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ प्लस से माइनस जाते हुए कलेक्टर और एमीटर जंक्शन की वोल्टेज ड्रॉप और नीचे एमीटर रेजिस्टेंस में आई धारा से ड्रॉप के बराबर हो गई। हम ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में क्योंकि बेस करंट कलेक्टर करंट की तुलना में छोटा होता है तो एमीटर करंट को कलेक्टर करंट के बराबर मान लेते हैं और ऐसी स्थिति में इन दोनों रेजिस्टेंस में कलेक्टर करंट से हुई वोल्टेज ड्रॉप को अगर वीसीसी से घटा देते हैं तो यह हमें ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए वोल्टेज आ जाएगी। तो इस सर्किट के डिजाइन कैलकुलेशन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से ज्यादा आसान है। परफॉर्मेंस पोटेंशियल डिवाइडर जैसी कंपेरेबल है। तो सबसे बेहतरीन बायसिंग सर्किट वोल्टेज डिवाइडर बायस है और कलेक्टर फीडबैक बायस भी एक अच्छी स्टेबल ट्रांजिस्टर की बायसिंग है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने से कलेक्टर फीडबैक बायस कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमें एक बायस वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 12 वोल्ट का, कलेक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है लोड का 1 किलो ओम का और इनपुट में सीधा बेस से कनेक्शन न करके कलेक्टर के बाद में फीडबैक से कनेक्शन किया हुआ है और बेस रेजिस्टेंस मेगा ओम के बजाय कम वोल्टेज आएगी तो छोटा है 100 किलो ओम। फॉरवर्ड बायस में एमीटर बेस जंक्शन की वोल्टेज 0.7 वोल्ट है और आरई यहाँ एक एमीटर सर्किट में रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का लगाया हुआ है। हम बेस परिपथ के एनालिसिस से समझ सकते हैं कि बायस बैटरी में इस वोल्टेज का अगर अपन डिफरेंस कर देते हैं तो ये हमारे बेस सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। बेस रेजिस्टेंस तो पूरा आईबी करंट फ्लो हो ही रही है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आरसी और आरई है इनमें एमीटर धारा है जो कि 1 प्लस बीटा टाइम्स होने के कारण इनके आरसी और आरई के मान 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गए हैं। अगर वैल्यूज रखी जाए तो आरबी 100 किलो ओम है और आरसी और आरई 1-1 किलो ओम है। बीटा 100 दिया हुआ है ट्रांजिस्टर का तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो ये 101 हो गया है। कुछ लोग सरल गणना के लिए यहाँ 1 प्लस बीटा के बजाय केवल बीटा ले लेते हैं और उस गणना में ये फिगर 302 की बजाय 300 किलो ओम आ जाता। ऊपर 11.3 वोल्ट आ गई है। गणना करने पर मेरी बेस धारा 0.0374 मिली एम्पियर या 37.4 माइक्रो एम्पियर आ गई है। एक्टिव मोड में कलेक्टर करंट बेस धारा का बीटा टाइम्स है, बीटा 100 है, तो हमने अगर बेस धारा का मान रखा तो हमारी कलेक्टर करंट 3.74 मिली एम्पियर आ गई। दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर करंट के अनुसार गणना करके और वीसीसी में अगर घटाएंगे तो आउटपुट की वोल्टेज 4.516 वोल्ट आ गई है। तो गणना आसान है, डिजाइन आसान है और सर्किट बेहतर स्टेबल है। तो सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन
हो सकता है कलेक्टर फीडबैक बायस। एक ही वीडियो में सभी तरह के बायसिंग समझने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में आपकी समझ और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारी अगली वीडियो में ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी के बारे में समझाया जाएगा। इससे परीक्षा में आपके अंक सुधरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।